ये जानने के बाद कि मेरी पत्नी 3 दिन और 3 रात से लैंडस्लाइड में दबी हुई है, मैंने सीधा घर की तिजोरी तोड़ी और एक बड़ी रकम लेकर रातों रात वहाँ से भाग निकला। ये सब इसलिए क्योंकि मेरे पिछले जीवन में मेरी पत्नी की मृत्यु के बाद उसने मेरे लिए 5 करोड़ के कर्ज की वसीयत छोड़ी थी। मैंने बैंक का कर्ज चुकाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी काम में खपा दी और साथ ही उसके माता पिता और छोटे भाई की भी देखभाल की। 20 साल बाद मैंने न केवल सारा कर्ज चुका दिया बल्कि दिवालिया होने की कगार पर खड़ी कंपनी को धीरे धीरे एक बहुत बड़े साम्राज्य में बदल दिया। मैंने उसके माता पिता के निधन तक उनका भरण पोषण किया और उसके भाई को एक जिम्मेदार इंसान बनाया, लेकिन सालों की थकान के कारण मैं आखिरकार टूट गया। मेरी जिंदगी के आखिरी पलों में मेरी पत्नी, जिसे मरा हुआ मान लिया गया था, असल में एक दूसरे आदमी और एक छोटे लड़के के साथ वहाँ आ गई। उनके 3 लोगों का परिवार एकदम परफेक्ट लग रहा था। उन्होंने मेरे बलिदानों के लिए मुझे धन्यवाद दिया। मैं जो संपत्ति पीछे छोड़ रहा था वह उनके परिवार के लिए बाकी की जिंदगी मजे से गुजारने के लिए काफी थी। ये सच जानकर मैं गुस्से के मारे वही मौके पर ही मर गया। जब मैं दोबारा उठा तो मैं असल में उसी दिन में वापस आ चुका था जब मेरी पत्नी उस लैंडस्लाइड में दबी थी। जीजा जी, लियू दीदी लैंडस्लाइड में बह गई हैं। हम सब उन्हें खोजने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप जल्दी यहाँ आ जाए, मेरी पत्नी की सेक्रेटरी झाओली ने घबराते हुए कहा। हाँ, मैं अभी टिकट खरीदता हूँ और तुरंत वहाँ के लिए निकलता हूँ। यादें मेरे दिमाग में एक लहर की तरह दौड़ गईं। मेरे पिछले जन्म में इस समय मैं तुरंत टिकट खरीदने के लिए ट्रेन स्टेशन गया था। जिन पहाड़ों में मेरी पत्नी घूमने गई थी वहाँ तक पहुँचने में मुझे पूरे 2 दिन लग गए थे। वहाँ पहुँचने के बाद मैंने पागलों की तरह उसे ढूंढा। मैंने आधा महीना उसे खोजने में लगा दिया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। जाहिर है, अपनी मौत का नाटक करने वाली और जानबूझकर मेरे खिलाफ साजिश रचने वाली औरत को ढूंढना एक ख्याली पुलाव पकाने जैसा ही था। इस जन्म में मैं फिर से वही गलतियां कैसे दोहरा सकता था और उन दोनों को खुद को बेवकूफ कैसे बनाने दे सकता था। मैं बेडरूम में गया, वहाँ एक तिजोरी थी। लियू रुयान ने मुझे कभी इसका पासवर्ड नहीं बताया था, लेकिन ये बात मुझे रोक नहीं सकती थी। मैंने अपनी दूसरी कोशिश में ही पासवर्ड डाल दिया और तिजोरी सफलतापूर्वक खुल गई। कंपनी की ऑफिशियल मुहर, प्रॉपर्टी के कागज और घर का रजिस्टर, सब कुछ अंदर ही था। मुझे तिजोरी के अंदर बैंक लोन का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। लोन पास होने की तारीख बिल्कुल आज की ही थी। कोई हैरानी की बात नहीं कि उस समय उसके एक्सीडेंट के बाद बैंक अधिकारियों ने यही नतीजा निकाला था कि मैंने ही यह पैसा ट्रांसफर किया था। असल में सामान्य तर्क के अनुसार लियू रुयान लैंडस्लाइड में बह गई थी। इंसान मर चुका था, एक मरा हुआ इंसान पैसे कैसे ट्रांसफर कर सकता है? इसलिए जो एकमात्र इंसान ये ट्रांसफर कर सकता था वो उसका पति था, यानी कि मैं, जिसे फंसाने के लिए मोहरा बनाया गया था। बेशक अगर मैं पैसे ट्रांसफर करना भी चाहता तो कंपनी की मुहर होने के साथ साथ मुझे उसके दस्तखत की भी जरूरत पड़ती। अगर सैद्धांतिक रूप से कहें तो उसके अलावा कोई भी इतनी बड़ी रकम को हाथ नहीं लगा सकता था। तुम अभी तक घर पर क्यों हो? जल्दी करो और टिकट बुक करो। तुम्हें मेरी बेटी की कोई परवाह है भी या नहीं? क्या तुम इतने समय से यही उम्मीद कर रहे थे कि वो जल्दी मर जाए? ठीक उसी वक्त मेरे ससुर, सास और साला सभी वहाँ आ पहुँचे। इस जन्म में मैं पहले से कहीं ज्यादा शांत था। उन्हें ध्यान से देखा तो मेरी सास ने मेकअप किया हुआ था और एकदम नए कपड़े पहने हुए थे। मेरे ससुर तो एक सूटकेस भी ले आए थे। ये कहाँ से लग रहा था कि वे अपनी बेटी के एक्सीडेंट वाली जगह पर जाने की जल्दी में हैं। ये तो ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी वेकेशन पर जा रहे हों। इसके अलावा एक्सीडेंट के बाद उनके परिवार का रहन सहन बिल्कुल भी नहीं गिरा। इसके उलट उसमें असल में सुधार ही हुआ था। वे लियू रुयान और वांग लिन के बारे में हमेशा से जानते थे। लियू रुयान के अपनी मौत का नाटक करने के बाद भी वह जरूर उन्हें अक्सर छुप छुप कर पैसे भेजती रही होगी। इसीलिए उनका परिवार बड़े आराम से जी रहा था। सिर्फ मुझे ही अंधेरे में रखा गया था जो कर्ज चुकाने के लिए खून पसीना एक कर रहा था। सीधे शब्दों में कहूँ तो उनका पूरा परिवार मुझे चूस रहा था। जीजा जी, मैंने पहले ही ट्रेन की टिकटें खरीद ली हैं। हम 1 घंटे में निकलेंगे। चलिए जल्दी से ट्रेन स्टेशन चलते हैं। कितनी कमाल की बात है, जो लड़का आमतौर पर सुपरमार्केट जाने के लिए भी मुझसे कैब बुक करवाता है, उसने असल में टिकट खरीदने की पहल की। वो डरा हुआ था कि कहीं उसकी बहन वापस न आ जाए और मुझसे न टकरा जाए। उसे अपनी बहन का बचाव करना था। ठीक है, चलो अब निकलते हैं। मैंने जल्दी से सिर हिला दिया। तिजोरी के अंदर का सारा सामान मैंने पहले ही बाहर निकाल लिया था और उसे अपने साथ ले जाने वाले बैग में रख लिया था। इसके अलावा मैंने तिजोरी का पासवर्ड भी बदल दिया था। बेशक सिर्फ इतना करना ही काफी नहीं था, क्योंकि लियू रुयान बहुत चालाक थी। अगर उसे भनक लग जाती कि कुछ गड़बड़ है तो वह बस दोबारा जिंदा होने का नाटक करती और सीधे लैंडस्लाइड से बाहर आ जाती। तब उसे कोई नुकसान नहीं होता। हंसता है। इसके उलट वह किसी भी समय पैसे ट्रांसफर कर सकती थी और वांग लिन के साथ मजे से रह सकती थी। इसलिए जब वह मरना ही चाहती थी तो मुझे ये पक्का करना था कि वह मरी ही रहे। गाड़ी में बैठने के बाद मैंने तुरंत अपने जिगरी दोस्त रेन फान को फोन किया। मैंने उससे कहा कि वो कुछ लोगों को साथ लेकर मेरे घर आ जाए और घर पर नजर रखे। मैंने उसे खास तौर पर हिदायत दी कि तिजोरी का सामान बहुत ज्यादा कीमती है। तिजोरी को 24 घंटे 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। सोते समय भी उसे उस कमबख्त तिजोरी को गले लगाकर सोना होगा। मैंने उसे सख्त आदेश दिए। सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं बस लियू रुयान को उस तिजोरी के पास आने का कोई भी मौका नहीं देना चाहता था। हालांकि पासवर्ड बदल दिया गया था और तिजोरी पूरी तरह से
से खाली थी, फिर भी मैं उसे छूने नहीं दे सकता था, क्योंकि एक बार जब वह तिजोरी को छू लेती तो उसे शक हो जाता। इसके उलट जब तक वह वहां नहीं पहुंच सकती थी, वह अपने भ्रम में ही जीती रहेगी। वह अपनी मौत का नाटक करती रहेगी। वो मौका ढूंढना चाहती थी और मैं वक्त खरीदना चाहता था। लानत है, घर पर कोई क्यों है? मेरे जाने के कुछ ही देर बाद लियू रुयान एक मास्क पहने और खुद को पूरी तरह से ढके हुए विला में पहुंची। जब उसने विला के अंदर लोगों को देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। लियू रुयान के प्लान के मुताबिक मुझे अब तक घर से पक्का निकल जाना चाहिए था, फिर वह तिजोरी खोलकर अपना काम शुरू कर सकती थी। सबसे पहले घर और कार को गिरवी रखना, फिर कंपनी को गिरवी रखना, कंपनी के खातों से सारा कैश फंड ट्रांसफर करना। दोपहर में जब बैंक का लोन आता तो वह तुरंत उसे भी ट्रांसफर कर देती। सिर्फ एक दिन में वह सब कुछ निपटा सकती थी और फिर वांग लिन के साथ उड़नछू हो सकती थी। 2 से 3 करोड़ के फंड के साथ वे पूरी तरह से आराम से बैठकर जिंदगी का मजा ले सकते थे। रही बात कंपनी और घर पर बचे हुए झमेले की, तो वह सब मेरे सिर पर आ गिरता। उसे क्या परवाह थी? लेकिन अब असल में घर पर लोग मौजूद थे। वह ऑफिशियल मुहर और बाकी डॉक्यूमेंट्स कैसे निकालती? वांग लिन, जल्दी करो और मेरे घर जाओ, चेक करो, देखो कि आखिर ये क्या बकवास चल रही है। लियू रुयान ने अपना फोन निकाला और वांग लिन से संपर्क किया। फोन और नंबर दोनों ही नए थे। उसने पहले ही अपनी पहचान बदल ली थी। बिल्कुल किसी सांप के केंचुली छोड़ने की तरह एक चालाकी भरा एस्केप। पूरी तरह से गायब होने के लिए उसने सच में अपना बहुत दिमाग लगाया था। उस आदमी को डर था कि घर का कीमती सामान चोरी न हो जाए, इसलिए उसने घर की रखवाली के लिए खास तौर पर कुछ लोगों को काम पर रखा है। वांग लिन ने जो पता लगाया था वो उसे बताया। सत्यानाश, ऐसा कैसे हो सकता है? लियू रुयान इतनी ज्यादा निराश थी कि उसका खून खौल रहा था। अगर यह सच में काम नहीं करता है तो चलो कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं। वैसे भी बाद में बहुत सारे मौके मिलेंगे वांग लिन के लिए। जब तक उसके पास खर्च करने के लिए पैसे और मजे करने के लिए औरतें थी, उतना ही काफी था। नहीं, यही सबसे अच्छा तरीका है। इस तरह मुझे उन दोनों बुढ़े बुढ़िया की देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। मैं उन सभी को उसकी देखभाल के लिए छोड़ दूंगी, हम और मेरे भाई को भी। वो पक्का उसकी भी देखभाल करेगा। अब से वो अकेला पैसे कमाएगा और हमारा पूरा परिवार उसे उड़ाएगा। लियू रुयान ने मेरे स्वभाव को बहुत पहले ही समझ लिया था। एक बार जब वो मर जाती तो मैं लाजमी तौर पर पूरे दिल से उसके परिवार की देखभाल करता। लेकिन विला के अंदर लोग हैं, हम अंदर भी नहीं जा सकते। वांग लिन काफी लाचार था। तिजोरी का पासवर्ड सिर्फ मुझे पता है। मुझे नहीं लगता कि वे हर एक दिन घर की पहरेदारी करेंगे। अगर एक दिन काम नहीं बना तो हम 10 दिन इंतजार करेंगे। अगर 10 दिन काम नहीं बना तो हम 1 महीना इंतजार करेंगे। वैसे भी मैं यकीनन उस तिजोरी तक पहुंचने में कामयाब हो जाऊंगी। जब सही वक्त आएगा तो हम सामान चुरा लेंगे, एक बड़ी रकम हासिल करेंगे और फिर ऐश करेंगे। लियू रुयान भी बहुत जिद्दी थी। उसने ऐसी हरकत करने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि तिजोरी में रखे सामान के बिना कोई भी कंपनी के पैसे का 1 पैसा भी नहीं छू सकता था। लियू रुयान को तो यहाँ तक उम्मीद थी कि उसकी मौत जल्द ही एक स्थापित सच्चाई बन जाएगी। जब वो वक्त आता तो कौन मानता कि कोई मरा हुआ इंसान पैसे ट्रांसफर कर सकता है। एक कदम पीछे हटकर सोचें तो अगर मैं जबरदस्ती तिजोरी खोलकर उसके पैसे को हाथ लगाने की कोशिश भी करता तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, वो बस दोबारा जिंदा होकर वापस आ जाती। हर एक कदम उसने बहुत सोच समझकर उठाया था। जीजा जी, ये चीजें लैंडस्लाइड के बहाव में नीचे की तरफ मिली हैं। जब मैं और लियू रुयान का परिवार पहाड़ों की तरफ भागे तो सेक्रेटरी झाओली ने मुझे कीचड़ से सना एक छोटा सा बैग थमा दिया। बैग के अंदर एक फोन, एक ID कार्ड और एक डायरी थी। मुझे डायरी में लिखी बातें पहले से पता थीं। ये सब मुझे रुलाने की एक सोची समझी चाल थी। उस समय जब मैंने डायरी पढ़ना खत्म किया था तो मैं फूट फूट कर रोया था। उसमें लिखा था, मैं अपने पति से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं उनके माता पिता को अपना मानूंगी। अगर मेरे पति की मौत हो जाती है तो मैं इस जन्म में दोबारा शादी नहीं करूंगी। मैं हमेशा अपने पति के प्रति वफादार और पवित्र रहूंगी। हर एक वाक्य ने मेरी आत्मा को गहराई तक झकझोर दिया था। इसीलिए मेरे पिछले जन्म में एक बेवकूफ की तरह मैंने कर्ज चुकाने के लिए पागलों की तरह काम किया, उसके माता पिता और भाई को संभाला और जिंदगी भर दोबारा शादी नहीं की। मुझे अपनी पत्नी को खोजना होगा। मुझे लगा जैसे मैं बेस्ट एक्टर का ऑस्कर जीत सकता हूँ। मैं अपने पिछले जन्म से भी ज्यादा फूट फूट कर रोया और पागलों की तरह उसे खोजने लगा। वो बेवकूफ तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा है। वो इतनी बुरी तरह रोया कि कई बार बेहोश भी हो गया। मेरे साले ने मौका देखकर लियू रुयान को मैसेज कर दिया। अपने भाई का मैसेज देखकर लियू रुयान का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ गया। बेशक अपने पिछले जन्म की तरह ही मैंने 1 हफ्ते तक उसे ढूंढा। इस 1 हफ्ते के दौरान रेनफान पूरे समय मेरे घर पर रहा और सख्ती से मेरे लिए तिजोरी की पहरेदारी करता रहा। 1 हफ्ते बाद ये पक्का हो गया कि लियू रुयान मर चुकी है और एक शोक सभा भी आयोजित की गई। मेरे पिछले जन्म में ऐसा हुआ था कि शोक सभा से निपटने के बाद मैं सीधे घर गया और फिर पैसा कमाने की अपनी दर्दनाक जिंदगी शुरू कर दी थी। लेकिन इस बार मुझे वापस जाने की कोई जल्दी नहीं थी। मेरे साले और बाकी लोगों के सो जाने का फायदा उठाकर मैं सीधा संबंधित अधिकारियों के पास गया और उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया। क्योंकि लैंडस्लाइड में अपनी पत्नी को खोजने की मेरी खबर बहुत पहले ही फैल चुकी थी और संबंधित विभागों ने भी कुछ समय तक खोज में मदद की थी, इसलिए मूल रूप से ये तय हो चुका था कि लियू रुयान की मौत लैंडस्लाइड में हो गई है। इसलिए अधिकारियों ने बहुत सीधा काम किया और इस ID के तहत रजिस्टर्ड सभी सिम कार्ड निकालने में मेरी मदद की। अपनी पत्नी का डेथ सर्टिफिकेट और ID कार्ड लेकर मैं खास तौर पर टेलीकॉम ऑफिस गया। मुझे यकीन था कि अगर मैंने अभी पैसे ट्रांसफर
किए तो लियू रुयान के फोन पर तुरंत एक SMS नोटिफिकेशन जरूर आएगा। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था। उस पुराने सिम कार्ड के अलावा एक्सीडेंट से एक हफ्ते पहले ही लियू रुयान ने एक नया सिम कार्ड एडवांस में रजिस्टर करवा लिया था। कृपया इस नंबर को चेक करने में मेरी मदद करें और देखें कि यह किन बैंक SMS सेवाओं से जुड़ा है। नया फोन नंबर मिलने के बाद मैं तुरंत बैंक की तरफ भागा। मुझे पता था कि मेरे पास सिर्फ एक ही मौका है। मैंने हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया था। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। सभी SMS नोटिफिकेशन इस फोन नंबर पर बदल दीजिए। मैंने लियू रुयान का डेथ सर्टिफिकेट, ID कार्ड और कंपनी की ऑफिशियल मुहर बाहर निकाली। क्योंकि सिम कार्ड का मालिक और बैंक अकाउंट होल्डर एक ही व्यक्ति था, इसलिए बैंक ने पूरा सहयोग किया। मेरे इस कार्ड में सारे पैसे ट्रांसफर करने में मेरी मदद करें। सब कुछ सेट हो जाने के बाद मैंने अपना खुद का बैंक कार्ड निकाला। कृपया जो पैसा अभी कॉर्पोरेट अकाउंट में गया है उसे पूरी तरह से इस पर्सनल कार्ड में ट्रांसफर कर दें। लॉबी मैनेजर के हाव भाव थोड़े अजीब थे। उसकी नजरों में मेरा ये सारा काम बिल्कुल फिजूल और गैर जरूरी था, लेकिन आखिरकार मैं बैंक का एक बड़ा क्लाइंट था और इसके अलावा पैसा अभी भी उन्हीं के बैंक में जमा था। इसलिए भले ही वह अपने मन में बड़बड़ा रहा हो, उसने जोर से कुछ नहीं कहा। इसमें डेथ सर्टिफिकेट ने एक अहम भूमिका निभाई। प्रिय ग्राहक, रुयान मशीनरी फैक्ट्री 7 अगस्त को जियांग चेन के एग्रीकल्चरल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर पूरा हो गया है। ट्रांसफर सफल। ट्रांजैक्शन की रकम 2 करोड़ 9 लाख। बैलेंस 2 करोड़ 18,70,010 रुपए। अपने फोन पर टेक्स्ट मैसेज देखकर मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। मूल रूप से सारा पैसा कंपनी के कॉर्पोरेट अकाउंट में था। कंपनी के फंड को किसी प्राइवेट अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए लिमिट आमतौर पर 50,000 से कम होती है। 50,000 से ज्यादा ट्रांसफर करने के लिए आपको कंपनी की ऑफिशियल मुहर, फाइनेंशियल मुहर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव की पर्सनल मुहर लानी होती है। इन मुहरों के बिना अगर लियू रुयान अब पैसे ट्रांसफर करना भी चाहती तो वो 50,000 से कम तक ही सीमित रह जाती। कितनी बुरी बात है कि ये सारी मुहरें अब मेरे हाथों में थीं। मुझे यकीन है कि इस समय लियू रुयान निश्चित रूप से अभी भी अंधेरे में थी। मैं अपने अकाउंट के सभी फंड्स को फ्रीज करने की अर्जी देना चाहता हूँ। 49 दिनों तक मुझे मिलाकर किसी को भी एक भी पैसा निकालने की इजाजत नहीं है। मैंने एक और खतरनाक चाल चली। सर, आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? बैंक मैनेजर मेरी इस हरकत से पूरी तरह हैरान था। ये पैसा मेरी और मेरी दिवंगत पत्नी की संयुक्त संपत्ति है। अगर मैं इस पैसे को छूना भी चाहूँ तो यह मेरी दिवंगत पत्नी के शोक के पहले 7 दिनों के बाद ही होना चाहिए। उनकी याद का सम्मान करने का मेरा यही तरीका है। मैंने अपना कारण बताया। अगर यह कोई आम जमा करता होता तो बैंक कोई परवाह नहीं करता, लेकिन मैं अलग था। मैं 2 करोड़ से ज्यादा जमा राशि वाला एक VIP क्लाइंट था, इसलिए बैंक ने तेजी से फ्रीज की प्रक्रिया पूरी कर दी। मैंने ऐसा अपने प्लान के अगले कदम के लिए भी किया था। मेरे पिछले जन्म में उस औरत ने न केवल सारे पैसे ट्रांसफर किए थे, बल्कि हमारे नाम के घर, गाड़ियाँ, उसके माता पिता का घर और यहाँ तक कि कंपनी को भी गिरवी रख दिया था। अब मुझे बस उसी रास्ते पर चलना था जिस पर वह चली थी और उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ना था। सब कुछ कामयाब होने से पहले मुझे बहुत सावधान रहना था। अगर उसे कुछ भी शक हुआ तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगले कदम के लिए मैंने डेथ सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी के कागजात और संबंधित डॉक्यूमेंट्स लिए और कंपनी, घर और गाड़ियों को गिरवी रखना शुरू कर दिया। जब तक मुझे जल्द से जल्द पैसे मिल सकते थे, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि मॉर्गेज वैल्यू थोड़ी कम है। विला को 45 लाख में गिरवी रखा गया, गाड़ियों को 5 लाख में, कंपनी के कई उपकरणों को 43 लाख में। पहले ट्रांसफर किए गए पैसों को मिलाकर कुल रकम 3 करोड़ को पार कर गई। मेरे पिछले जन्म में लियू रुयान इन 3 करोड़ से ज्यादा पैसों को लेकर उस चपटे सिर वाले कमीने के साथ उड़ गई थी। पैसे मिलने के बाद मैं तुरंत मकाओ के लिए निकल पड़ा। मुझे यकीन था कि एक बार जब लियू रुयान को पैसे नहीं मिलेंगे तो वह निश्चित रूप से जिंदा होकर वापस आ जाएगी। दीदी, तिजोरी खुल नहीं रही है। जैसे ही मेरा साला कार से बाहर निकला, वह विला की तरफ भागा और बेडरूम में घुस गया। ऐसा कैसे हो सकता है? दोबारा कोशिश करो। लियू रुयान घबरा गई। मैं पहले ही 2 बार कोशिश कर चुका हूँ। ये बार बार कह रहा है कि पासवर्ड गलत है। ऐसा करते हैं, पहले अपने जीजाजी को फोन करो और पूछो कि वो कहाँ गए हैं। लियू रुयान अभी भी काफी सतर्क थी। उसे डर था कि अगर वो घर गई तो कहीं मुझसे न टकरा जाए। जब मेरे साले ने मुझे फोन किया तो मैंने एक मैसेज से जवाब दिया और मकाओ के प्लेन टिकट की एक फोटो भेज दी। दीदी, मैंने अभी जीजाजी को फोन किया था। उन्होंने मकाओ का टिकट खरीदा है। कह रहे हैं कि वो अपना दिमाग शांत करने जा रहे हैं। मेरे साले ने टिकट का स्क्रीनशॉट लियू रुयान को फॉरवर्ड कर दिया। लियू रुयान तुरंत विला वापस भागी। 2 बार कोशिश करने के बाद भी जब कोई फायदा नहीं हुआ तो उसने सीधा ताला तोड़ने के लिए एक पेशेवर को काम पर रखा। ये देखकर कि कंपनी की मुहर और संबंधित डॉक्यूमेंट्स गायब थे, लियू रुयान चिंतित दिख रही थी। उसे मेरे मकाओ से लौटने से पहले जल्दी से सारे पैसे ट्रांसफर करने थे और घर, गाड़ियां और पूरी कंपनी गिरवी रखनी थी। जब लियू रुयान बैंक पहुंची और संबंधित डॉक्यूमेंट्स पेश किए तो बैंक स्टाफ का जवाब था, मुझे खेद है, आपकी कंपनी के कॉर्पोरेट अकाउंट का सारा फंड पहले ही जियांग चेन के अकाउंट में ट्रांसफर किया जा चुका है। क्या कहा तुमने? ये कैसे मुमकिन है? ऐसा क्यों होगा? लियू रुयान तुरंत घबरा गई। उसने आगे कहा, मेरे लिए इसे दोबारा चेक करें। ट्रांसफर करने के लिए मेरे पर्सनल दस्तखत और कंपनी की ऑफिशियल मुहर की जरूरत होती है। मुझे इसके बारे में पक्का नहीं पता। हम बस प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। चूंकि सामने वाला व्यक्ति पैसे ट्रांसफर करने में सक्षम था, इसलिए उन्होंने कंपनी की ऑफिशियल मुहर और अन्य सबूत जरूर पेश किए होंगे। आप रुकिए, मैं स्टाफ से पूछने में आपकी मदद करता हूँ। वो मैनेजर
मैनेजर के ऑफिस गई और उसे जल्दी ही जवाब मिल गया। मिस्टर जियांग कंपनी की ऑफिशियल मुहर और अपनी पत्नी का डेथ सर्टिफिकेट लेकर आए थे, इसीलिए वो अपने प्राइवेट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर पाए। यह जवाब सुनकर लियू रुयान का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इससे पहले कि वो पैसों को छू भी पाती, वो सब मेरे द्वारा ट्रांसफर कर लिए जाएंगे। क्या उसे मेरे प्लान का पता चल गया है? ये ख्याल लियू रुयान के दिमाग में कौंधा, लेकिन उसने जल्दी ही इसे झटक दिया। उसकी नजरों में उसका प्लान एकदम बेदाग था। मेरे लिए इसका पता लगाना बिल्कुल नामुमकिन था। बेशक एक और संभावना थी, वो ये कि मेरा अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना सिर्फ एक अनजाने में उठाया गया कदम था। आखिरकार वो मर चुकी थी, इसलिए कंपनी का पैसा किसी मरे हुए इंसान के अकाउंट में नहीं छोड़ा जा सकता था। ऐसा करना पूरी तरह से सही था। अगर वो मेरी जगह होती तो उसने भी यही किया होता। लियू रुयान को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि मैंने असल में बैंक में फ्रीज के लिए अर्जी दी थी। इसका मतलब था कि 49 दिनों तक मेरे कार्ड से पैसे नहीं निकाले जा सकते थे। कितना बड़ा बेवकूफ है। हालात जानकर लियू रुयान को बिल्कुल भी दया नहीं आई। इसके बजाय उसके चेहरे पर पूरा मजाक उड़ रहा था। ऐसा लगता है कि अब बस एक ही रास्ता है, मरने के बाद वापस लौटना। लियू रुयान के पास कई बैकअप प्लान थे, दोबारा जिंदा होना उनमें से एक था। जब तक वो जिंदा वापस आ जाती तो चाहे मैंने कंपनी से कितना भी पैसा ट्रांसफर कर लिया हो, मुझे आखिरकार वो सब उसे वापस ट्रांसफर करना ही पड़ता। एक बार पैसा वापस उसके हाथों में आ जाता तो वो बस एक नया प्लान शुरू कर सकती थी। अगर बात बहुत बिगड़ जाती तो वो बस पैसे लेती, गायब हो जाती और वांग लिन के साथ भाग जाती। ये सोचकर अब उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं बचा था। वो सीधे विला की तरफ गई और साथ ही उसने अपने माता पिता को फोन करके कहा कि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक ही होना चाहिए। हेलो, कौन है? बेशक मैंने जानबूझकर नशे में होने का नाटक किया। जियांग चेन, मैं तुम्हारी सास हूँ। रुयान वापस आ गई है, वो मरी नहीं है, वो जिंदा लौट आई है। फोन पर मेरी सास की उत्साहित आवाज आई। आखिर में तो वो रोने भी लगी। अगर मुझे पूरी कहानी नहीं पता होती तो मैं 100% इस बुढ़िया के हाथों बेवकूफ बन जाता। मगरमच्छ के आंसू इस बुढ़िया के लिए एकदम सटीक शब्द थे। मैं भी वापस आना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी वापस नहीं आ सकता। जब एक्टिंग की बात आती है तो मैं भी किसी से कम नहीं था। अगर वो रो सकती थी तो मैं भी रो सकता था, और मैं उससे भी ज्यादा दिल तोड़कर रोया। क्या तुम्हें क्या हुआ है? अब हक्के बक्के रहने की बारी मेरी सास की थी। रुयान मर गई थी। मेरा मूड खराब था, इसलिए मैंने मकाऊ में आकर शराब पी और जुआ खेला। मैं अपने सारे पैसे हार गया। मैंने 10 लाख उधार लिए हैं। अगर मैं अभी ये 10 लाख वापस नहीं करता तो वे मुझे बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे, मैंने हकलाते हुए कहा। मेरी सास का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया। वो लगभग जोर से गाली बकने ही वाली थी। ऐसा करते हैं, मैं रुयान और बाकी लोगों से इस बारे में बात करती हूँ कि क्या करना है। मेरी सास ने अपने अंदर के गुस्से को दबा लिया। फोन रखने के बाद उसने तुरंत लियू रुयान को मेरी हालत के बारे में बताया। बिल्कुल नामुमकिन, वो कभी जुआ नहीं खेलता, वो इसके लिए बहुत बड़ा डरपोक है। वो इतने पैसे कैसे उधार ले सकता है? लियू रुयान को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। जब लोग दुखी होते हैं तो उनका ऐसे चरम कदम उठाना आम बात है। हालांकि मेरे साले को ये पूरी तरह से नॉर्मल लगा। अभी उस बारे में चिंता मत करो, बस पहले उसे वापस लाओ। वांग लिन के चेहरे के भाव समझना मुश्किल था। उसके अकाउंट में अभी भी करोड़ों रुपए हैं। अगर वो वापस नहीं आया तो हम उन करोड़ों तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए चलो पहले 10 लाख इकट्ठा करते हैं और उसे तुरंत भेज देते हैं। लियू रुयान भी कोई बेवकूफ नहीं थी। उसके पास कुल मिलाकर जो पैसे थे वो 5 लाख से बस थोड़े ही ज्यादा थे। आखिर में उसके माता पिता ने भी अपनी तरफ से कुछ पैसे मिलाए। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वांग लिन ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि कहीं वे उससे भी पैसे निकालने को न कह दें। सुबह सवेरे जब लियू रुयान अभी सो ही रही थी तो बाहर से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। दरवाजे पर कौन है? तुम्हें क्या चाहिए? लियू रुयान ने दरवाजा खोला तो देखा कि कई हटे कट्टे आदमी खड़े थे। वह चौंक गई। ये घर मेरे पास गिरवी रखा गया है, मैं यहाँ इस पर कब्जा करने आया हूँ। निशान वाले चेहरे वाले लीडर ने मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट निकाला। उस पर साफ साफ मेरा नाम लिखा हुआ था। लियू रुयान के सिर में जैसे खून उतर आया। वो लगभग बेहोश हो गई। उनका फैमिली विला असल में गिरवी रखा जा चुका था। रुयान, जल्दी घर वापस आओ, कोई हमें बाहर निकालने आया है, कह रहा है कि हमारा घर गिरवी रखा जा चुका है। ठीक उसी वक्त लियू रुयान का फोन बजा। बिल्कुल सही, लियू रुयान के माता पिता का घर भी लियू रुयान के ही नाम पर खरीदा गया था। मेरे पिछले जन्म में जब लियू रुयान ने छुपकर घर गिरवी रखे थे तो उसने सिर्फ विला ही नहीं बल्कि अपने माता पिता का घर भी गिरवी रख दिया था। वो एक शातिर औरत थी जिसने सब कुछ निचोड़ लिया था, इसलिए मैंने भी बस उसे उसी की दवा का स्वाद चखाया। डेथ सर्टिफिकेट, हमारे मैरिज सर्टिफिकेट, ID कार्ड, घर के रजिस्टर वगैरह के साथ मैंने विला को गिरवी रखा और साथ ही साथ उसके माता पिता का घर भी गिरवी रख दिया। उसने गंदा खेल खेला था, इसलिए मैंने उससे भी गंदा खेल खेला, जैसे को तैसा। जल्द ही लियू रुयान पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई, क्योंकि विला और उसके माता पिता के घर के गिरवी रखे जाने के अलावा परिवार की गाड़ियां भी खींच कर ले जाई जा चुकी थीं। वे सभी मेरे द्वारा गिरवी रखी गई थीं। कंपनी की सेक्रेटरी जियोली ने भी उसे फोन किया। कंपनी की सारी मशीनें भी मैंने गिरवी रख दी थीं। पतिदेव, जल्दी वापस आ जाओ, घर पर कुछ हो गया है। लियू रुयान ने तुरंत मुझे फोन किया। उसका दिल गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आवाज बेहद कोमल थी। वह जानती थी कि उसे पहले मुझे शांत करना है और मुझे वापस लाना है, और फिर मुझसे वो सारे पैसे उगलवाने हैं। यही
सबसे जरूरी था। हेलो, क्या हुआ? मैं किसी और से बेहतर जानता था, लेकिन मैंने कुछ न जानने का नाटक किया। घर, गाड़ियाँ और कंपनी, ये सब गिरवी कैसे रखे गए? लियू रुयान ने नरमी से कहा, लेकिन उसका चेहरा खूंखारपन से सिकुड़ा हुआ था। ओह, मुझे उसके बारे में पता है। मैं बस तुम्हारी याद का सम्मान करना चाहता था, इसलिए मैंने हमारी सारी संपत्ति एक बड़ी रकम के लिए गिरवी रख दी और वो सब फ्रीज किए हुए बैंक अकाउंट में डाल दिया। एक बार जब मैं वापस आ जाऊंगा तो मैं अकाउंट को अनफ्रीज कर दूंगा और बस उन्हें पैसे लौटा दूंगा। मैंने ये बहाना पहले ही सोच लिया था। तो बात यह है, पतिदेव, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। पतिदेव, जल्दी वापस आ जाओ। लियू रुयान ने राहत की एक गहरी सांस ली। पत्नी जी, मैं वापस नहीं आ सकता। मैंने उदास होकर आह भरी। क्यों? लियू रुयान तुरंत घबरा गई। पत्नी जी, कल रात मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने 4 लाख और उधार ले लिए, और मैं वो भी जुए में हार गया। मैंने बार बार आह भरी। मैंने इसका हिसाब लगा लिया था। अगर वो कैश निकालने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट भी इस्तेमाल कर लेती तो भी वो कुछ लाख रुपए इकट्ठा कर ही लेती। मैं उसे पूरी तरह से निचोड़ने वाला था। लियू रुयान के अंदर किसी को जान से मार देने की गहरी तलब उठ रही थी। गुस्से से उसका चेहरा लाल था। आह, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए 4 लाख का इंतजाम करती हूँ। पतिदेव, जल्दी वापस आ जाओ। मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मुझे जल्द से जल्द वापस लाने के लिए। लियू रुयान सच में अपनी पूरी जान लगा रही थी। उन्हें बंदरों की तरह नचाने का यह एहसास बहुत ही शानदार था। मैंने अपने पिछले जन्म में जो कुछ भी सहा था, उसे याद करते हुए इस वक्त मुझे अंदर से गजब का सुकून मिल रहा था।